नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेंद्र सिंह। हमारे YouTube चैनल उपन्यास कहानियां में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल का भाग 33। अमंगल। गांव के मंगल की अब कोई उम्मीद नहीं। हरगौरी तहसीलदार दुर्गा के वाहन की तरह गुर्राता है। साले सब चुपचाप दफा 40 का दरखास्त देकर समझते थे कि जमीन नकदी हो गई। अब समझो, बौना और बालदेव से जमीन लो। सब सालों से जमीन छुड़ा लेने के लिए कहा है मैनेजर साहब ने। लो जमीन, राम नाम का लूट है। अरे कांग्रेसी राज है तो क्या जमींदारों को घोल कर पी जाएगा? सुमेरत दास बेतार की जीव थकती नहीं। सुबह से ही बकबक करता जा रहा है। ततमा टोली में, पासवान टोली में और कोयरी टोली में घूम घूम कर वो लोगों को सुना रहा है। मैनेजर साहब ने परवाना में क्या लिखा है मालूम? नया तहसीलदार तो एकदम घबरा गया था। मैंने कितना समझाया, तहसीलदार आप एकदम चुपचाप रहिए। जिन लोगों को दरखास्त देना है देने दीजिए। जिस दिन मुकदमे की तारीख होगी उससे एक दिन पहले हम आपको एक नोटिस बता देंगे। वही हुआ। जमींदारी वकील तो सुनकर उछलने लगा। चाहे जो भी कहो, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ने कभी कोई नुक्स हमसे छिपा कर नहीं रखा। मैनेजर साहब ने क्या लिखा है मालूम है? सुमिरत दास को एक बार सर्किल कचहरी में भेज दो। सुसलिंग मुसलिंग क्या करेगा? सुमिरत दास, बुढ़ापे में यदि इज्जत बचानी है तो जरा होश हवास दुरुस्त रखकर बोला करो, समझे? कालीचरण की आंखें लाल लाल हैं। सुबह से ही वो सुमिरत दास को खोज रहा है। सोशलिस्ट पार्टी के खिलाफ बूढ़ा कल से ही अटर पटर परोपगंडा कर रहा है, समझे? हाँ, पीछे ये मत कहना कि सोशलिस्ट पार्टी के लौंडों को बड़े छोटे का विचार नहीं। हम क्या बोले हैं? पूछो ही नहीं, लोगों से पूछो। बोलो जी गुलचरण, सोशलिंग पार्टी? सोशलिंग मत कहिए, सोशलिस्ट कहिए। बात तो सही मुंह से निकलती ही नहीं और मुंशियाती बिगाड़ते हैं। जमींदार के तहसीलदार से और अपने मैनेजर से भी जाकर कह दो, रैयतों से जमीन छुड़ाना हंसी ठट्ठा नहीं। पार्टी के एचकूटी में प्रस्ताव पास हो गया है। संघर्ष होगा, संघर्ष, समझे? कालीचरण गर्दन ऐंठता हुआ चला गया। करैत सांप को गुस्से में ऐंठते देखा है ना, ठीक उसी तरह सुमिरत दास को कपकपी लग जाती है। आसपास बैठे हुए लोगों की भी धुकधुकी तेज हो जाती है। अभी तो ऐसा लगता है कि जुल्म हो जाएगा। अलबत्त देह बनाया है कलिया कालीचरण ने, देखकर डर लगता है। सुसली सुसली सोशलिस्ट पार्टी में जाकर और भी तेजी से जल जल कर रहा है। संघर्ष क्या होगा? डा डिग्गा डा डिग्गा। संथाल टोली में 2 दिनों से दिन रात मादल बजता रहता है। डा डिग्गा डा डिग्गा। औरतें गाती हैं, नाचती हैं, झुमर झुमर। दरखास्त नामंजूर हो गई। जमींदार जमीन छीन लेगा। कोठी के जंगल में जामुन और गूलर में बहुत फल लगे हैं इस बार। जंगली सूरों के बच्चे भी किलबिल कर रहे हैं। हल्के फाल को तोड़कर तीर बनाओ। लोहा महंगा है रे, हाय रे हाय। डा डिग्गा डा डिग्गा। कालीचरण ने कहा है संघर्ष करेंगे। संघर्ष क्या, प्रस्ताव क्या? रेंग रेंगता धिनता। डा डिग्गा डा डिग्गा। खेत में पाट के लाल पौधों को देखकर जी ललच रहा है। धान की हरी हरी सुई खेत में निकल आई है। माटी का मोह नहीं टूटता। बंधना पर्व की रात में तूने जो जूड़े में फूल लगाया था उसे नहीं भूला हूं। धरती का मोह भी नहीं टूट रहा। प्यारी, हमारे दादा परदादा पुरानिया के जेल में मर खप गए। मकई के बाल की तरह उनके बाल भूरे हो गए होंगे। हमारे बच्चों के दांत दूधिया मकई के दानों की तरह चमकेंगे। उनसे कहना, धरती माता के प्यार की जंजीर में हम बंध गए। रे हाय रे हाय। रिंग रेंगता धिनता। डा डिग्गा डा डिग्गा। यदि जमीन पर कोई आवे तो गर्दन काट लो। तहसीलदार हरगौरी सिंह ने नए रैयतों के साथ जमीन बंदोबस्ती का ऐलान कर दिया है। बस 100 रुपया बीघा सलामी देकर कोई भी रैयत जमीन की बंदोबस्ती के लिए दरखास्त दे सकता है। अरे तुम लोग बेवकूफ हो। ये जमीनें 1 साल पहले ही नीलाम होकर खास हो गई हैं। पुराने तहसीलदार ने ही सारी कार्रवाई की थी। नीलाम होकर खास हुई जमीन पर दफा 40 की दरखास्त करने से नकदी कैसे होगी? हाँ, नए बंदोबस्त लेने वालों को जमा बांध देंगे। यही तो हमारे हाथ की बात है।
इसके लिए कचहरी की दौड़ धूप करने की क्या जरूरत। अरे सुखनू दास मुकदमा में कितना खर्च हुआ तुम लोगों का, जरा इन लोगों को बता दो। हाँ, कांग्रेसी और सोशलिस्ट पार्टी वालों की खुराकी भी जोड़ना। सुना, हर एक तारीख में चंदा वसूल कर पैरवी कार्ड नेताजी लोगों को देना पड़ता था। 10 रुपया नकद। सिगरेट और पान की बात तो छोड़ ही दीजिए। यही पेशा है भाई इन लोगों का। हाँ, जिसकी जमीन नीलाम हो गई है वो यदि जमीन पर आवे तो उसकी गर्दन उड़ा दो, राज से मदद मिलेगी। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। गाय बैल बाछा बाछी और भैंस के पाड़ा की बिक्री धड़ाधड़ हो रही है। दूने सूद पर भी रुपया कर्ज लेकर जमीन मिल जाए तो फायदा ही है। पाट का भाव 15 रुपया है, ऊपर 50 भी जा सकता है, 100 भी हो सकता है। धान सोने के मोल बिक रहा है। जमीन, जिसके पास जमीन नहीं वो आदमी नहीं जानवर है। जानवर घास खाता है लेकिन आदमी तो घास खाकर नहीं रह सकता। अरे छोड़ो जी कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी की बात को। दरखास्त नामंजूर हो गई, जमीन बंदोबस्ती। गांव के मंगल की अब कोई उम्मीद नहीं। हर टोले के लोग आपस में ही लड़ेंगे क्या। कोयरी टोले के भजू महतो की जमीन उसी का भगिना स्वरूप महतो बंदोबस्ती ले रहा है। सोबरन की जमीन पर उसका चाचा रमेशर नजर लगाए बैठा है। सोबरन की जमीन सोना उगलती है। यादव टोली के सभी रैयतों की नीलामी हुई, जमीन खिलावन सिंह यादव ले रहे हैं। संथाल की जमीन राजपूत टोले के लोग ले रहे हैं। सुमेरदास कहते हैं ये बात गुपुत है, किसी से कहना मत कि संथालों की जमीन खुद तहसीलदार साहब ले रहे हैं, लेकिन अपने नाम से तो नहीं ले सकते, इसलिए दूसरों के नाम से लिया है। गांव के मंगल की अब कोई उम्मीद नहीं। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी बालदेव और बावनदास को पंचायत बुलाने कहते हैं। पंचायत तुम ही लोग बुलाओ, मेरे बुलाने से ठीक नहीं होगा। कालीचरण की पार्टी के सबसे बड़े लीडर पुरैनिया आ रहे हैं। कामरेड ने 5 ही दिनों में 300 रुपए वसूल किए हैं। अकेले सोमा ने 250 रुपए दिए हैं। सबसे बड़े लीडर से कहना होगा। गांव में इस तरह फूट रहने से तो संघर्ष नहीं होगा। फिर एक बार सैनिक जी और चिंगारी जी को लाना होगा। बहुत दिनों से सभा नहीं हुई है। खेत में कोड़ कमान नहीं करने से जिस तरह जंगल झाड़ हो जाता है, उसी तरह इलाके में सभा मीटिंग नहीं करने से इलाका भी खराब हो जाता है। सेक्रेटरी साहब को भी इस बार लाना होगा। इस बार लॉर्ड पीसर भी लाना होगा। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी और मास्टर जी लोगों में झगड़ा हो गया है। करघा मास्टर टुनटुन जी को मंगला देवी का सोशलिस्ट ऑफिस में रहना बड़ा बुरा लगता है। जब तक बीमार थी वहां थी तो थी, अब अच्छी हो गई तो वहां रहने की क्या आवश्यकता। और मंगला देवी को पटना से ही जानते हैं टुनटुन जी। गांव की तरक्की सेंटर में जब ट्रेनिंग लेती थी तभी से उड़ती थी। व्यवस्थापिका जी इनके मिलने वालों से परेशान रहती थी। रोज नए नए लोग। बहुत बार मंगला देवी जी को चेतावनी भी दी गई, लेकिन इनके मिलने वालों में कॉलेज के विद्यार्थी, एमएलए, साहित्य गोष्ठी के मंत्री जी, चरखा संघ के कार्यकर्ता तथा कई हिंदी दैनिकों के सहायक संपादक भी थे। व्यवस्थापिका जी हार मानकर चुप हो गई। मंगला देवी की स्वतंत्रता पर आघात करके वो 1 दर्जन से ज्यादा व्यक्तियों का कोप भाजन नहीं बनना चाहती थी। इसलिए व्यवस्थापिका जी ने मंगला देवी को इस पिछड़े हुए गांव में भेजा था। लेकिन यहाँ भी मंगला देवी बात करने में मर्दों के भी कान काटती हैं। पाजामा और कुर्ता पहनती हैं। बाहर निकलते समय खद्दर का दुपट्टा भी डाल लेती हैं। कद नाटा, रंग सांवला और शरीर गठा हुआ है। आंखें बड़ी अच्छी, खास तिरोहित की आंखें। करगा मास्टर को वो तांत मास्टर कहती हैं और चरखा मास्टर को धुनिया मास्टर। जोलाहा धुनिया मंगला देवी से क्या बात करेंगे। जब बीमार पड़ी तो झांकी मारकर भी देखने के लिए नहीं आते थे और आज नैतिकता पर प्रवचन दे रहे हैं। मंगला देवी इन लोगों को खूब पहचानती हैं। व्यवस्थापिका जी को लिखेंगी तो लिखें, क्या करेंगी व्यवस्थापिका जी। ऐसी धमकियों से मंगला देवी नहीं डरती। टुनटुन जी जो चाहते हैं सो वो जानती हैं। पटना से आते समय समस्तीपुर में लेकर उतर गए। बोले यहाँ गाड़ी बदलनी होगी। बाद में मालूम हुआ कि वही गाड़ी सीधे कटिहार जाती है। दूसरी गाड़ी फिर सुबह 8 बजे। रात को 12 बजे धर्मशाला में ले गए। टुनटुन जी का परिचय मिल गया है और कहना नहीं होगा। बालदेव जी को खिलावन सिंह यादव ने साफ जवाब दे दिया है। सकलदीप का गौना होने वाला है। नई दुल्हन ससुराल में बसने के लिए आ रही है। बाहरी आदमी का परिवार में रहना अच्छा नहीं। चंपापुर के आसिन बाबू की बेटी है।
जरा भी इधर उधर होने से बाप को चिट्ठी लिख देगी। बड़े आदमी की बेटी है। बालदेव जी ने झोला डंडा खिलावन की यहाँ से हटा लिया है। बालदेव की मौसी गांव में घूम घूम कर शिकायत कर रही हैं, लेकिन बालदेव जी साधु आदमी है, मान अपमान से परे हैं। वे चुप हैं। लक्ष्मी उन्हें कंठी लेने के लिए जिद कर रही है। पुपड़ी मठ के महंत राम स्वरूप गोसाई आए हुए हैं। बालदेव जी कंठी ले लें तो मठ पर रहने में कोई असुविधा नहीं हो। बावन दास का मन बड़ा अविश्वासी हो गया है। किसी पर विश्वास करने को जी नहीं करता। गांधी जी को छोड़कर अब किसी पर विश्वास नहीं होता। वो गांधी जी को एक खत लिखवाना चाहता है। गांगुली जी जरूर लिख देंगे, बराबर लिख देते हैं। उसके मन में बहुत सी शंकाएं उठ रही हैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल का भाग 33। अब आगे प्रस्तुत है मैला आंचल उपन्यास का भाग 34। फुलिया पुरानिया ट्यूशन से आई है। एकदम बदल गई है फुलिया। साड़ी पहनने का ढंग, बोलने बतियाने का ढंग, सब कुछ बदल गया है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली अंगिया के नीचे जैसी छोटी चोली पहनती है वैसी वो भी पहनती है। कान में पीतल के फूल हैं। फूल नहीं, फुलिया कहती है कनपासा। आंचल में चाबी का गुच्छा बांधती है। पैर में शीशी का रंग लगाती है। हाँ, खल्लासी जी बहुत पैसा कमाते हैं शायद। अरे खल्लासी के मुंह पर झाड़ू मारो। वो क्या खाकर इतना शौक मौज करावेगा, क्या पहनावेगा। फुलिया ने खल्लासी को छोड़ दिया है। खल्लासी की खोखसी बाग की एक पतुरिया से मोहब्बत थी। रोज ताड़ी पीकर वहीं पड़ा रहता था। तलब मिलने के दिन वह पतुरिया खल्लासी का पीछा नहीं छोड़ती थी। तलब का एक पैसा इधर उधर हुआ कि पैर की चट्टी खोलकर हाथ में ले लेती थी। आखिर फुलिया कितना बर्दाश्त करती। टीशन के पैठमान जी नहीं रहते तो फुलिया की इज्जत भी नहीं बचती। फुलिया पैठमान जी के यहाँ रहती है। खल्लासी एक दिन पैठमान से लड़ाई करने आया। टीशन मास्टर बाबू ने कहा कि यदि खल्लासी टीशन की हाथा में आवे तो पकड़कर पीटो। उस दिन खल्लासी जी दुम दबाकर भागा तो फिर खांसी भी नहीं करने आया कभी। पैठमान जी जात के छत्री हैं। तंत्रिमा छत्री नहीं, असल बुंदेला छत्री। पान जर्दा खाते खाते दांत टूट गए हैं। पत्थर का नकली दांत लगाते हैं। कहने को नकली दांत है मगर असली दांत से भी बढ़कर है। चना भुट्टा और अमरूद सब कुछ चबाकर खाते हैं पैठमान जी। 25 साल पहले हजाम मुल्क में चाह पीते और पान जर्दा खाते खाते दांत टूट गए हैं। उम्र तो अभी कुछ भी नहीं है। 10 बरस से बेवा थे। मन के लायक स्त्री मिली ही नहीं। पैठमान जी ने महंगूदास के लिए एक पुरानी नीली कमीज भेज दी है। कमीज पहनने पर महंगू को पहचानने में गलती हो जाती है। ठीक रेलवे का आदमी। बुढ़िया के लिए नई साड़ी भेज दी है। एक बित्ता काली किनारी है। इस बार के कोटा में असली संतीपुरी साड़ी मिलेगी तो फुलिया को भेज देगा। फुलिया कहती है इस बार माँ को भी साथ ले जाएगी। फुलिया का भाग। राम पियरिया की माँ कहती है रम्या भी अब बिहाने के जोग हो गई है। बिना बाप की बेटी है। जब से तुम ससुराल गई हो रोज एक बार तुम्हारा जिक्र करती है रम्या। फुलिया दीदी कब आवेगी? इस बार फुलिया दीदी आवेगी तो साथ में मैं भी जाऊंगी। यदि उधर कोई बर नजर में आवे तो रम्या को भी अपने साथ ले जाओ फूलो बेटी। यहाँ कोयरी टोले के छोकरे दिन दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सहदेव मिसर पर तंत्रिमा टोली का कुत्ता भी भूंकता है। बहुत दिनों के बाद वह तंत्रिमा टोली में आया है फुलिया के बुलाने पर। 10 दिन रहेगी फिर चली जाएगी। फुलिया अब जात समाज से नहीं डरती। वो तंत्रिमा छत्री नहीं, वह असल बुंदेला छत्री की स्त्री है। आंगन में अपने से पकाकर खाती है। माँ का छुआ भी नहीं खाती। वो तो मेहमान होकर आई है। उसके जी में जो आवे वो करेगी। कोई कुछ नहीं बोल सकता। वो सहदेव मिसर को बैठने के लिए चटाई देती है। एक कांच की छोटी सी थरिया में सुपारी, सौंफ और दालचीनी के टुकड़े बढ़ा देती है तो फुलिया भूली नहीं है उसे। वाह, शहर का पानी चढ़ने पर बाहर तो एकदम बदल गया है, पर भीतर जैसा का तैसा। काजल वाली आंखें और भी बड़ी मालूम होती हैं। अंगिया और नक्शा कोर की सफेद साड़ी। सहदेव मिसर डरते डरते कहता है फुलिया। क्या? फुलिया मुस्कुराती है। सहदेव मिसर का चेहरा एकदम लाल हो रहा है। कान लाल हो गए हैं। नाक के पास वाला सिरा धक धक कर रहा है। फुलिया, जब से तुम गई
मैंने कभी इस टोले में पैर नहीं दिया। रहने दो, गहलोत टोले में नहीं जाते थे। पनबतिया के यहाँ कौन जाता था? झूठ मत बोलो। फुलिया हंसती है। नहीं फूलो। डिबरी की रोशनी में सहदेव मिसर फुलिया की आंखों में नई भाषा को पढ़ता है। हवा के झोंके से डिबरी बुझ जाती है। फुलिया बालों में महका हुआ तेल लगाती है। अंगिया के नीचे वाली छोटी चोली में रबड़ लगा रहता है शायद। फुलिया के देह से अब घाम की गंध नहीं निकलती। सौंफ दालचीनी खाने से मुंह गमकता है। शहर की बात निराली है। शहर की हवा लगते ही आदमी बदल जाता है। तहसीलदार की बेटी तो कभी शहर गई भी नहीं। जाति के बंदिश और पंचायत के फैसले को तो सबसे पहले पंच लोगों ने ही तोड़ा है। तंत्रिमा टोली का छड़ीदार है नोखे और उचित दास। जिसे चाल से बेचाल देखेगा, छड़ी से पीठ की चमड़ी खींच लेगा। नोखे की स्त्री राम लगन सिंह के बेटे से फंसी हुई है और उचित दास की बेटी कोयरी टोले के सरन महतो से। पंचायत का फैसला ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों तक लागू रह सकता है। पुश्त पुश्तैनी से जो रीत रिवाज गांव में चला आ रहा है, उसको एक बार ही बदल देना आसान नहीं। जिनके पास जगह जमीन है, पास में पैसा है, वो भी तो अपने यहाँ का चाल चलन नहीं सुधार सकते। बाबू टोली के किस घर की बात छिपी हुई है? पंच लोग पंचायत में बैठकर फैसला कर सकते हैं, उसमें कुछ लगता तो नहीं है। लेकिन पंचायत के फैसले से चूल्हा तो नहीं सुलग सकता। पंचों को क्या मालूम कि एक मन धान में कितना चावल होता है। शास्त्र में कहा है, जोरू जमीन जोर का, नहीं तो किसी और का। और देह के जोर से आजकल सब कुछ नहीं होता। जिसके पास पैसा है वही बोतल मिसर पहलवान है, वही सबसे बड़ा जोरावर है। तहसीलदार साहब की बेटी शाम से ही आधे पहर रात तक डॉक्टर बाबू के घर में बैठी रहती है। चांदनी रात में कोठी के बगीचे में डॉक्टर के हाथ में हाथ डालकर घूमती है। तहसीलदार साहब को कोई कहने की हिम्मत कर सकता है कि उनकी बेटी का चाल चलन बिगड़ गया है? तहसीलदार हरगौरी सिंह अपनी खास मौसेरी बहन से फंसा हुआ है। बालदेव जी कोठारे से लटपटा गए हैं। कालीचरण ने चरखा स्कूल की मास्टरनी जी को अपने घर में रख लिया है। उन लोगों को कोई कुछ कहे तो जितना कानून और पंचायत है सब गरीबों के लिए ही। जमीन के लिए गांव में नई दलबंदी हुई है। जिन लोगों की जमीन नीलाम हुई है, दरखास्तें खारिज हुई हैं, वे एक तरफ हैं। जिन्होंने नई बंदोबस्ती ली है अथवा जमींदार से माफी मांग ली है, सुपुर्दी लिखकर दे दी है या जमीन बंदोबस्त लेना चाहते हैं, वे सभी दूसरी तरफ हैं। गरीबों और मजदूरों के टोलों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। खिलावन के हलवाओं को कालीचरण ने हल जोतने से मना कर दिया है। तहसीलदार हरगौरी सिंह का नाई, धोबी और मोची बंद करने के लिए कालीचरण घर घर घूमकर भाखन देता है। गांव से सारे पुराने बांध टूट गए हैं, मानो बाढ़ का नया पानी आया हो। गरीबों और मजदूरों की आंखें कालीचरण ने खोल दी हैं। सैकड़ों बीघे जमीन वाले किसान के पास पैसे हैं। पैसों से गरीबों को खरीद कर गरीबों के गले पर गरीबों के जरिए ही छुरी चलाते हैं। होशियार, जिन लोगों ने नई बंदोबस्ती ली है वे गरीबों की रोटी मारने वाले हैं। कालीचरण ने चमार टोली में भात खा लिया। जात क्या है? जात दो ही हैं, एक गरीब और दूसरी अमीर। खिलावन को देखा, यादवों की ही जमीन हड़प रहा है। देख लो आंख खोलकर, गांव में सिर्फ 2 जात हैं, अमीर गरीब। तहसीलदार हरगौरी सिंह काली टोपी वाले नौजवानों से कहते हैं, इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा। हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। संयोजक जी आजकल महीने में 2 बार घर मनी ऑर्डर भेजते हैं। संयोजक जी जो कहेंगे उसे काली टोपी वाले नौजवान प्राण रहते नहीं काट सकते, आग और पानी में कूद सकते हैं। इसी को कहते हैं अनुशासन। बावन दास जिला कांग्रेस के नेताओं को खबर देने गया है, गांव में जुल्म हो रहा है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास महल आंचल का भाग 34।